बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा है, लेकिन क्वालिटेटिवली पढ़ा है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अब इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्वांटिटेटिव वे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये जो वर्ड फ्लक्स आ रहा है, ये बेसिकली लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, यानी कि बहना। अब सपोज करें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में यूनिफॉर्म है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगी। और इसके बाद एक रेक्टेंगुलर सरफेस, और इस रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया जो है वो कितना है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो कलर्ड एरिया आपको नजर आ रहा है इस सरफेस का, इसको कहा जाता है प्लेन। अब आपने क्या करना है कि इस सरफेस को इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में करना है प्लेस। लेकिन प्लेस करने से पहले आप क्या करते हो कि इस सरफेस को रखते इस तरह से हो कि इसका प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। तो जब आप इस तरह से करोगे तो ये सरफेस है कुछ ऐसे नजर आएगा। अब आप क्या करते हो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उस सरफेस को कर देते हो प्लेस। तो सरफेस को प्लेस करने के बाद अब आप देख सकते हो कि इस सरफेस में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या कर रही है, पास। और ये 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस सरफेस में से पास कर रही हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस एक एरिया एलिमेंट से पास कर रही होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस में से पास कर रही हैं। तो मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे कितनी होगी, 8। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को उस एरिया के साथ जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रही हो पास कर दिया जाए मल्टीप्लाई, तो जो चीज हमारे पास आती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी अगर बाय वर्ड इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन किया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया में से पास कर रही होती हैं, किसी एरिया एलिमेंट में से पास कर रही होती हैं, उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको एक अपर केस ग्रीक लेटर फाई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन हो सकती है वो ये कि ये स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और वेक्टर एरिया A का। और अगर इसको मैथमेटिकली लिखा जाए तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल किसके आ जाएगा, E डॉट A के, जबकि E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और A वेक्टर एरिया। इस डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन किया जाए तो फाई किसके इक्वल होगा, फाई इक्वल होगा EA कॉज ऑफ थीटा के। और इसके बाद थीटा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर एरिया A के दरमियान एंगल है। अब अगर वेक्टर एरिया को डिफाइन किया जाए तो ये वेक्टर एरिया क्या चीज है? तो वेक्टर एरिया बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड तो वही होती है जो एक सरफेस के एरिया की होती है, लेकिन अगर उसी सरफेस पे एक आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो वो एरिया बन जाता है वेक्टर एरिया। इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि वेक्टर एरिया A इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ दैट सरफेस एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर है n। तो अगर ये हमारे पास एक सरफेस हो जिसका एरिया क्या हो A और इस पर एक यूनिट वेक्टर को ड्रॉ कर दिया जाए नॉर्मली आउटवर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर है। 3D व्यू में ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस की बात की जाए तो पीछे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है EA कॉज ऑफ थीटा के, जबकि E मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और A वेक्टर एरिया है, जबकि थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान एंगल है। इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद वो सरफेस जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उस सरफेस का एरिया कितना है, अगर एरिया को इंक्रीज किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। और इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है कि ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस क्या है, यानी आपने उस सरफेस को किस तरह से प्लेस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। आया वो सरफेस उस सरफेस का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है या उस सरफेस का प्लेन
प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है या किसी और एंगल पे है, तो वो एंगल भी डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो जी इसी ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस की बुनियाद पर कुछ स्पेशल केसेस डेवलप हो जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्पेशल केस ये है कि जब एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सपोज करें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E और एक सरफेस है जिसका जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में है, जबकि n नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब आप क्या करते हो कि इस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कर देते हो प्लेस। तो प्लेस करने के बाद अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा E डॉट है ए के फाई। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाए तो फाई इक्वल आ जाएगा E ए कॉस ऑफ थीटा के। अब अगर इस फिगर पे गौर करें तो यहाँ से हमें पता ये चलता है कि ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पैरेलल डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उस सूरत में एंगल जो है वो क्या आ जाएगा 0 डिग्री। और ये वैल्यू अगर इस रिलेशन में पुट कर दी जाए तो फाई इक्वल आ जाएगा E ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इस वजह से करके फाई इक्वल आ जाएगा आपके पास है E ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। और इस केस में फ्लक्स जो है वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो जब भी फ्लक्स मैक्सिमम चाहिए हो तो जो एरिया एलिमेंट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करने से होता क्या है कि वो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हो जाता है पैरेलल, जिस सूरत में हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आना शुरू हो जाता है। जो दूसरा स्पेशल केस डेवलप हो सकता है वो ये कि जब आप एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पैरेलल डायरेक्शन में प्लेस करो। इसके लिए कंसीडर करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास E, और एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका एरिया A है और ये उस पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ड्रा किया गया। और इसके अलावा इस सरफेस को अब आप क्या करते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हो। तो जब आप इस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो प्लेस करने के बाद अब दोबारा से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा E डॉट है ए के। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो फाई इक्वल आ जाएगा E ए कॉस ऑफ थीटा के, जबकि थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू चूंकि 0 होती है इस वजह से करके ये जो रिलेशन है ओवरऑल इक्वल किसके हो जाएगा 0 के। फाई आपके पास आ जाएगा 0 के। तो इस केस में फ्लक्स जो है वो क्या होगा 0। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पैरेलल डायरेक्शन में करोगे प्लेस तो ये जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos ऑफ 90 जो है वो 0 होता है। तो जब भी 0 फ्लक्स चाहिए तो उस शर्त में क्या किया जाएगा कि एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पैरेलल डायरेक्शन में रखा जाएगा। और थर्ड स्पेशल केस जो डेवलप हो सकता है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट दोनों किसी एंगल पे हों एक दूसरे के साथ, यानी दोनों किसी एंगल पे इनक्लाइन हो एक दूसरे के साथ। तो कंसीडर करें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, और एक रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसका सरफेस एरिया A है, और ये जो n यूनिट वेक्टर है ये नॉर्मली आउटवर्ड ड्रा किया गया है। और जब आप इस सरफेस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनेगी। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा जाए तो फाई इज इक्वल टू किसके होगा E डॉट है ए के। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो फाई इक्वल आ जाएगा E ए कॉस ऑफ थीटा के, जबकि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल यूनिट वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल है। तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो वैल्यू जब आप इस रिलेशन में पुट करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो ये था जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू सो मच।